नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय अब स्वदेशी रूप से निर्मित की जाने वाली सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना के लिए इसकी 104 यूनिटें खरीदी जाएंगी, जिन्हें बाद में 300 यूनिट्स तक ले जाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय डीआरडीओ और जो भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है उनसे भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है ताकि इन सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को तैयार किया जा सके। और ये भी कहा गया है कि ये डीआरडीओ और एलएनटी के लाइट टैंक प्लेटफॉर्म पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि जो जोरावर लाइट टैंक है उसके ही आधार पर इन्हें तैयार किया जाना चाहिए। और अगर दोस्तों ये बातचीत पूरी हो जाती है तो रक्षा मंत्रालय इस सिस्टम के लिए बाकायदा फंड भी मुहैया कराएगा। जानकारी के मुताबिक ये जो सिस्टम है उसमें ट्विन 30 मिलीमीटर गन, सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार, इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, पैरानॉर्मिक पेरिस्कोप, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एचएएल के अधिकारियों ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी ने लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले 15% लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया है, जिनकी अनुमानित कीमत 3,887 करोड़ रुपए है। इसमें अभी फिलहाल 45% यानी कि 45% स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है और भारतीय सेना अब इन हेलीकॉप्टर्स के ट्रायल्स करना चाहती है, वो भी हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के साथ। और कहा जा रहा है कि 2023 के अंत तक ये परीक्षण पूरे हो जाएंगे। यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स 90 और 65 और यूनिटें इनकी खरीदेंगी। और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इन हेलीकॉप्टर्स में स्वदेशी कंटेंट को भी बढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि फेज 2 के तहत 55% इसके स्वदेशी कंटेंट को ले जाया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा इसमें जरूरी सिस्टम और मॉडिफिकेशन भी किए जाते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना का PHI एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट और डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट सऊदी अरेबिया पहुंचा है, जहां दूसरा बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज की जा रही है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच, जिसमें कि टैक्टिकल मैनूवर्स, सर्च एंड रेस्क्यू और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स की जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों दुनिया राफेल फाइटर जेट का लोहा मानती है और अब इस राफेल फाइटर जेट में एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल दोस्तों अब जो राफेल फाइटर जेट के आने वाले वेरिएंट्स हैं, जिनमें कि F4.2 और F5 वेरिएंट है राफेल फाइटर जेट के, अब उनमें सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जो क्षमता है वो लगाई जाएगी और इस क्षमता को ही अब प्राथमिकता दी जा रही है राफेल फाइटर जेट में। और इस रणनीति का फोकस का उद्देश्य है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को प्रभावी तरीके से बेअसर करना, जिससे कि राफेल फाइटर जेट की जो क्षमता है और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इन उन्नत राफेल वेरिएंट्स में ये जो अत्याधुनिक यानी कि मॉडर्न वॉरफेयर की चीजें जोड़ी जा रही है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि ये फाइटर जेट अब दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक घातक फाइटर जेट है। खासकर कि दुश्मन की सीड क्षमताओं को ये नष्ट कर देगा। और ये दोनों ही वेरिएंट्स राफेल फाइटर जेट के ऑफेंसिव ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सीड क्षमता का लग जाना राफेल फाइटर जेट को एक मल्टी रोल क्षमता प्रदान करेगा। दोस्तों F4.2 और F5 राफेल वेरिएंट में एक डेडिकेटेड सीड क्षमताओं का शामिल होना इस फाइटर जेट की मल्टी रोल क्षमताओं और डायनेमिक कॉम्बैट सिनेरियो में एक एडेप्टेबिलिटी क्षमता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये अपग्रेड राफेल को कई तरीके के मिशन करने में सक्षम बनाएंगे, जिसमें भारी बचाव वाले लक्ष्यों के खिलाफ स्ट्राइक मिशन भी शामिल है। राफेल फाइटर जेट दोस्तों पहले से ही अपनी विशेषताओं की वजह से जाना जाता है और सीड क्षमताओं के एकीकरण से ये फाइटर जेट एक दुर्जय लड़ाकू विमान बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों राफेल फाइटर जेट दुनिया में एक ऐसा फाइटर जेट है जो लगातार विकसित हो रहा है और ये कॉम्बैट एविएशन के क्षेत्र में सबसे आगे चल रहा है, जो कि इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये फाइटर जेट मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम में एक शक्तिशाली फाइटर जेट बना रहे। इसलिए दोस्तों भारतीय वायुसेना ने सोच समझकर राफेल फाइटर जेट को चुना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओजला भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनस नियुक्त किए गए हैं, यानी कि MGS नियुक्त किए गए हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक अमरदीप सिंह ओजला सेना प्रमुख के 8 प्रमुख स्टाफ अधिकारियों में से एक होंगे। वे पिछले साल के मई महीने से चिनार कॉर्प्स को संभाल रहे हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वहां की आंतरिक सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने में प्रमुख रूप से वो शामिल रहे। राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में कमीशन ओजला दिसंबर 1987 में सेना में शामिल हुए थे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि थोर माइक्रोवेव एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर आ रही है। अमेरिकी वायुसेना ने हाल ही में टैक्टिकल हाई पावर ऑपरेशनल रिस्पॉन्डर का अपने पहले तरीके का परीक्षण किया है। इसे थॉर नाम से जाना जाता है और ये हाई पावर माइक्रोवेव
काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो कि कैनेस्ट्राइज्ड थॉर को एक पॉइंट डिफेंस रोल में यानी कि भूमिका में कम दूरी पर कई ड्रोनों को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये ड्रोन के खतरे को भांप लेता है, वो भी तब जब ये बड़े समूह में यानी कि स्वार्म फॉर्म में ये ड्रोन जब अटैक के लिए आते हैं। और इस तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टम की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है क्योंकि स्वार्म ड्रोन्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। थॉर एक हाई पावर माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो इन झुंड वाले ड्रोन्स को या तो फ्राई कर देगा या फिर उन्हें डिसेबल कर देगा या फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बाधित कर देगा। और थॉर का इस्तेमाल एक साथ कई लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है जिससे ये ड्रोन के झुंडों के खिलाफ रक्षा के लिए संभावित रूप से एक प्रमुख हथियार बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि B-21 बॉम्बर को लेकर आ रही है। दोस्तों, अमेरिका कुछ साल पहले बोल चुका था कि B-21 बॉम्बर को मानवयुक्त और मानव रहित दोनों मिशनों के लिए इंजीनियर किया जाएगा और अब B-21 हवा से ड्रोन को भी नियंत्रित करेगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका लंबे समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डॉग फाइटिंग और मानव रहित कॉम्बैट मिशन के लिए लगातार काम कर रहा है। बॉम्बर्स को फाइटर जेट्स की तरह मैन्युवरेबिलिटी या फिर हवाई लड़ाई की जरूरत नहीं होती। ऐसे में अगर ये जो स्टेल्थ बॉम्बर है B-21 बॉम्बर वो मानव रहित मिशन उड़ाएगा और ड्रोन को भी नियंत्रित करेगा तो ये युद्ध के क्षेत्र में वास्तव में एक गेम चेंजर होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आइसलैंड देश के दौरे पर गए हैं। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। इसके बाद दोनों नेता गले भी लगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में थे जहां उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, वैगनर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमुत पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट सेना है जिसे कि ये भी कहा जाता है कि भाड़े की सेना है। जिस बखमुत शहर पर कब्जा करने का दावा वैगनर ग्रुप कर रहा है, ये यूक्रेन का एक बड़ा शहर है जहाँ लंबे समय से भीषण लड़ाई चल रही थी। बखमुत शहर पर कब्जा का दावा ऐसे समय पर किया गया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जापान में थे। वही वैगनर ग्रुप के दावे के विपरीत यूक्रेन ने कहा कि बखमुत में अभी भी लड़ाई चल रही है और उसकी सेना वहां पर डटी हुई है। हालांकि यूक्रेन ने स्वीकार कर लिया है कि स्थिति गंभीर है। दरअसल बखमुत एक नमक खनन वाला शहर है। इस शहर की आबादी लगभग 70,000 लोगों की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से सबसे लंबी और सबसे खूनी लड़ाई का जो दृश्य वो बखमुत में ही देखने को मिला है। बखमुत पर रशिया का कब्जा आसानी से नहीं हुआ। यहाँ दोनों देशों को जान माल की काफी क्षति हुई है। और अगर दोस्तों यूक्रेन बखमुत पर रशिया की कब्जे की पुष्टि करता है तो ये लंबे अरसे के बाद रशिया के लिए अच्छी खबर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, G7 से चाइना बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया है और G7 का जो संयुक्त बयान भी आया था उसमें साफ तौर पर चीन को ही टारगेट किया गया था और अब चाइना ने इस बात का विरोध दर्ज कराया है। आपको मैं पहले बता दूं कि G7 देशों ने अपने संयुक्त बयान में ताइवान, पूर्वी और दक्षिणी चीनी सागर के मामले में चाइना की कार्रवाई की निंदा की थी। वहीं चाइना ने इस बयान को उसके आंतरिक मामलों में दखल माना है और इसके खिलाफ आपत्ति जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की चिंताओं के बावजूद G7 देश चीन के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं और उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। साथ ही चाइना की तरफ से कहा गया है कि चीन सख्त तौर पर इसकी निंदा करता है और इन आरोपों को खारिज करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि पाकिस्तान से आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अब 9 मई को हुई हिंसा के खिलाफ एक सख्त रवैया अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ था उन सभी लोगों के खिलाफ जो कि इसमें शामिल थे उन पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने 9 मई की हिंसा की योजना बनाई थी और लोगों को उकसाया था उनके खिलाफ भी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई शुरू भी की जा चुकी है। दरअसल असीम मुनीर का यह बयान तब आया है जब लाहौर में जिन्ना हाउस और एक सैन्य प्रतिष्ठान का दौरा करने वो पहुंचे थे। जिन्ना हाउस पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए समर्थकों ने हमला बोल दिया। दोस्तों, असीम मुनीर अब इमरान को लेकर काफी सख्त हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अब इमरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मूड में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट सामने आ गई है। दरअसल दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अब अपनी तैयारी के अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अंतरिक्ष यान को UN राव सैटेलाइट केंद्र से लॉन्च किया जाएगा।
और ये कब होगा इसका पता चल चुका है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने की योजना भारत ने बनाई है और इसरो के अधिकारी ने कहा कि अगर चीजें सब कुछ सही से चलती हैं तो चंद्रयान 3 को जुलाई के दूसरे हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अधिकारी ने यह भी बताया कि इस साल मार्च में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण से जुड़े जरूरी परीक्षणों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण वाहन के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को रफ्तार देने वाले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृतिता परीक्षण भी सफल रहा। इसके पहले लैंडर का एक प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। इसरो के चीफ ने अभी हाल ही में कहा था कि चंद्रयान 3 का प्राथमिक उद्देश्य सही से लैंडिंग होना है। उसके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिसमें कि नए उपकरणों का निर्माण, बेहतर एल्गोरिथम का निर्माण और साथ ही विफलता के तरीकों का ध्यान रखना शामिल है। तो फिलहाल ये तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।